सुप्रभात दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज का पहला टॉपिक है फसल बीमा सप्ताह, क्रॉप इंश्योरेंस वीक। इसको जो है आप यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष किसी सहायता और उसमें जो सीधे सीधे दिया हुआ है शब्द है बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा संबंधी, इस टॉपिक से आप जो है इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो न्यूज देखते हैं क्या है। न्यूज ये है कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है फसल बीमा सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की गई, मतलब चलाया जा रहा है, जिसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर जी द्वारा इसको जो है प्रारंभ किया गया। यह जो है फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान के रूप में इस सप्ताह को शुरू किया गया है। इसका प्रदर्शन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या प्रदर्शन रहा है। यह योजना जो है दोस्तों 2016 के जनवरी में शुरुआत की गई थी। तब से लेकर अभी तक 16 करोड़ से अधिक किसानों ने इस बीमा को किया, जिसमें से 3 करोड़ से अधिक किसानों ने इस बीमा के तहत लाभ भी उठाया है। और इसके तहत जो है 95,000 करोड़ से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। दोस्तों, अगला ये फसल बीमा के बारे में, यह जो है जनवरी 2016 में शुरुआत की गई थी। यह जो है खराब मौसमी परिघटनाओं के कारण फसलों को जो नुकसान होता है उसको सुरक्षा प्रदान करती है यह योजना। इससे पहले 2 और योजनाएं लागू थी और उसको जो है विलय करके इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बनाया गया। वो योजनाएं थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इसको विलय करके इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह ये है कि जो किसानों पर प्रीमियम का बोझ पड़ता है उसको कम रखना, एकदम न्यूनतम रखना। 2% और 1% रखा गया है। 2% खरीफ के लिए रखा गया है और रबी के लिए 1% प्रीमियम रखा गया है। मतलब कि दूसरा उद्देश्य रखा गया था इस दावों का शीघ्रता से निपटान करना। इससे पहले जो योजनाएं चला करती थी उसमें दावों का निपटान जल्दी नहीं होता था, जिससे जो है किसान बीमा ही नहीं करवाते थे। इस योजना के अंतर्गत सभी खाद्य फसलों, तिलहनों और फसलों को शामिल किया गया। उसमें वाणिज्यिक और बागवानी फसलें भी शामिल हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के आधार पे जो है मूल्यांकन किया जाता है और रेट लगाया जाता है अगर नुकसान फसल होती है, और उसी के आधार पे जो है भविष्य की कीमत भी तय की जाती है। अभी जो है इसमें 2020 में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ संशोधन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 कहा गया। इसमें क्या क्या संशोधन किया गया देखते हैं। पहला पॉइंट, पूर्णतया यह स्वैच्छिक योजना बना दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किसान स्वैच्छिक है, चाहे वो लोन ले रहा हो किसान क्रेडिट कार्ड पर या किसी भी तरह, उस पर कोई बाध्यता नहीं होगी। फसल बीमा योजना के तहत उसको फसल बीमा करवाना अनिवार्य ही है। दूसरा संशोधन क्या किया गया बदलाव, उसमें किया गया कि सीमित केंद्रीय सब्सिडी प्रदान की प्रावधान किया गया है। अब केंद्रीय सब्सिडी सीमित कर दी गई है। जो गैर सिंचित क्षेत्र हैं या गैर सिंचित फसलों के लिए जो क्षेत्र हैं उसके लिए 30% जो है केंद्रीय सब्सिडी मिलेगी और सिंचित क्षेत्रों के लिए मात्र 25% ही केंद्रीय सब्सिडी दी जाएगी। राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है। राज्य अपने आधार पे, अपने स्तर पे जो है बुआई, स्थानिक आपदा, फसल के दौरान मौसम प्रतिकूलता और फसल के बाद के नुकसान आदि जैसी जो जोखिम कवर सुविधा का चयन करने का विकल्प अपने आधार पर तय कर सकते हैं राज्य। और जो अच्छा प्रावधान किया गया है उसमें एक प्रावधान है, निर्णय में देरी होने पर दंड का प्रावधान किया गया है। अगर कोई भी राज्य वह जो है खरीफ सीजन के लिए 31 मार्च से पहले और रबी सीजन के लिए 30 सितंबर से पहले अगर अपना हिस्सा जो है वित्त का वह जारी नहीं करता है तो उसको जो है अगली सीजन के लिए इस बीमा योजना के तहत भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एक दो और है, इसमें सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधि में निवेश करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है, जो कंपनियां अपने प्रीमियम का 50% 0.5% सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों पर अनिवार्य रूप से खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, है मानव तस्करी रोधी विधेयक का मसौदा। मसौदा मतलब ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अभी जो है इस पे मतलब एक फॉर्मेट बनाया गया है, अभी लागू या ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसको आप जो है यूपीएससी के जीएस पेपर सेकंड के सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कार्य उत्पन्न विषय वाले टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हैं। यह न्यूज में क्यों है दोस्तों? यह न्यूज में इसलिए है कि अभी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो है इस मानव तस्करी रोधी विधेयक के लिए एक मसौदा तैयार की है, ड्राफ्ट तैयार किया है और उससे जो है सभी हितधारकों से टिप्पणी और सुझाव मांगे हैं कि उसमें और क्या सुझाव शामिल किया जा सकता है। इस विधेयक की विशेषता देख लेते हैं, क्या प्रावधान किया गया है। इसमें जो प्रमुख प्रावधान किया गया है वो है कड़ी सजा का प्रावधान प्रस्ताव किया गया अपराधियों के लिए, और इसमें जो है भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी संपत्तियों को जब्त करके कड़ी सजा जैसे प्रावधान किया गया है। इसमें जो है पीड़ित के रूप में अभी तक सामान्यतः महिला और बच्चों को ही शामिल किया जाता था। अब जो है ऐसे सभी व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा जो या तो ट्रांसजेंडर हो या ट्रांसजेंडर नहीं है तो भी अगर वो तस्करी शिकार हुए हैं तो उन व्यक्तियों को भी इस अधिनियम के तहत शामिल किया जाएगा पीड़ित व्यक्ति के रूप में। इसे के तहत जो है उस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है कि जिसमें इससे पहले के जो ट्रैफिकिंग अधिनियम हुआ करता था उसमें एक प्रावधान हुआ करता था पीड़ित के रूप में उसी व्यक्ति को अभी तक शामिल किया जाता था जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया हो, वही व्यक्ति पीड़ित कहलाता था, अन्यथा नहीं। जबकि इस कानून में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। कोई आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर ही उसका शोषण किया जा सकता है, बजाय उसको जो हो वहां पर भी शोषण किया जा सकता है। इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया है। शोषण की परिभाषा में और परिवर्तन किया गया है। इसमें वेश्यावृत्ति और पोर्नोग्राफी जैसे अन्य स्वरूपों, यौन शोषण के अन्य स्वरूपों को भी शामिल किया गया है। इसमें शारीरिक शोषण में के कृत्य, बलात्श्रम, दासता जैसी गुलामी और अंगों को जबरन हटवाना को भी इस शोषण की परिभाषा में शामिल किया गया है। यह कानून किन किन व्यक्तियों पर लागू होगा? यह कानून जो है भारत की सीमा में और भारत के बाहर रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों पे ये लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत में पंजीकृत है या भारत का नागरिक है तो वो जहाज या विमान के माध्यम से अगर कहीं जा रहा है, भारतीय सीमा में नहीं है, तो उस पर भी यह कानून लागू होगा। कोई ऐसा व्यक्ति वह अगर विदेशी है और वो भारत में रह रहा है तो उस पर भी ये लागू होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका राज्य स्पष्ट ही नहीं है, मतलब स्टेटलेस व्यक्ति है, उस पे भी यह कानून लागू होगा। इस सीमा पार मानव तस्करी करने वाला हर व्यक्ति भी अपराधी घोषित होगा। इसमें जो है रक्षा कर्मी, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे अधिकार प्राप्त कोई भी व्यक्ति भी अगर ऐसे दोषी पाया जाता है तो उसको भी शामिल किया गया है। भारत में तस्करी से संबंधित और देख लेते हैं क्या संवैधानिक और विधायी प्रावधान हैं। पहला एक प्रावधान जो है जो सबसे प्रमुख है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 23(1) के तहत जो है सीधे कहा गया है कि मानव या व्यक्तियों की तस्करी निषिद्ध की गई है। 1956 का अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम भी है जो व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। 2013 में आपराधिक कानून संशोधन मतलब की आईपीसी में भी संशोधन करके उसमें धारा 370 और 370(a) को स्थापित किया गया जो मानव तस्करी से संबंधित खतरे के लिए समाधान के रूप में प्रमुख यह प्रावधान है। देख लेते हैं कुछ रिपोर्ट या हालात क्या है स्थिति। व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट
2021। यह रिपोर्ट जो है अमेरिका की विदेश विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड के कारण महिलाओं में तस्करी के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि हुई है और जो मानव तस्करी विरोधी प्रयास किए जा रहे थे उसमें बाधा आई है। हालांकि भारत सरकार जो है इसके लिए प्रयास कर रही है मानव तस्करी रोकने के लिए, लेकिन उसका प्रयास अभी भी पर्याप्त नहीं है, यह अपर्याप्त है। अगला टॉपिक है महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर इस्तांबुल अभिसमय। इस्तांबुल अभिसमय या इस्तांबुल कन्वेंशन देखते हैं क्या। यह इस्तांबुल कन्वेंशन 2021 में तुर्की के इस्तांबुल शहर में शुरू किया गया था, यह हस्ताक्षरित किया गया था। 2011 को किया गया था। यह जो अभिसमय है यूरोपीय परिषद की कमेटी या मिनिस्टर्स द्वारा अपनाया गया था। यह एक ऐसा अभिसमय है जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा या अन्य किसी भी तरह की हिंसा होती है तो उसको रोकने के लिए विश्व का पहला बाध्यकारी उपकरण है जो महिलाओं के लिए है। इसमें ऐसे सभी उत्पीड़न शामिल हैं जिसमें घरेलू हिंसा या बाहरी हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला जननांग को अंगभंग करना और सम्मान आधारित जैसा ऑनर बेस्ड वायलेंस या ऑनर किलिंग जैसे अगर मामले हैं तो उसको भी उत्पीड़न के रूप में शामिल किया गया है। यह न्यूज में क्यों है? यह समय न्यूज में यह है कि अभी जो है तुर्की सरकार ने इस अभिसमय से बाहर निकलने की घोषणा की है। तुर्की पहला ऐसा देश है जो इससे बाहर निकलने की घोषणा किया है। उसने घोषणा करते हुए यह बोला है कि उसके यहाँ के घरेलू कानूनों में पर्याप्त ऐसी व्यवस्था है जो महिलाओं की हिंसा को रोकने के लिए उपयुक्त है। यार ये ध्यान देने वाली बात है कि तुर्की ही पहला ऐसा देश था जो इस अभिसमय को लागू किया था और 2011 में और 2012 में अपने घरेलू कानून में भी इस अभिसमय को लागू कर दिया था, शामिल कर लिया था। उसके बावजूद वह जो है इस समय से बाहर हो रहा है। वो भी यह इस ऐसे विषम समय में बाहर हो रहा है जब कोविड के कारण जो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है और जो है तुर्की का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। उसमें अगर देखा जाए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में तुर्की का स्थान 156 देशों की सूची में 143वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र के यूएन वुमेन जो संस्था है उसके अनुसार तुर्की में 38% महिलाओं को अपने जीवन काल में अपने साथी द्वारा हिंसा का सामना करना पड़ता है, यह भी रिकॉर्ड है। तुर्की सरकार महिलाओं के खिलाफ हत्या या शोषण या हिंसा के संबंध में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखती है। आज तुर्की सरकार ने इस अभिसमय कन्वेंशन से बाहर निकलते हुए 3 बातें बोली है। पहला उसने ये बोला है कि यह पारंपरिक जो पारिवारिक संरचना है उसका अवमूल्यन करता है यह अभिसमय। दूसरा उसने यह तर्क दिया है तुर्की की सरकार ने कि यह जो है तलाक को बढ़ावा देता है और LGBT के स्वीकार को प्रोत्साहित करता है। तीसरी बात यह तर्क दिया तुर्की सरकार ने कि तुर्की में जो है महिलाओं की हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त स्थानीय कानून उपलब्ध हैं। तो यह रहा दोस्तों टॉपिक। इसके अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और पदमुक्ति। यह न्यूज में क्यों है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और पदमुक्ति? न्यूज में इसलिए है कि अभी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा संवैधानिक जो है अनिश्चितताओं के कारण दिया है जिसमें 6 महीने की अवधि तक वह जो है किसी विधानसभा का सदस्य बन पाने की संभावना अनिश्चितता के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूरा मामला यह है कि 10 सितंबर तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद को धारण किए और उनका जो है अवधि 10 सितंबर तक था, जिसमें 10 सितंबर तक वो 6 महीने की अवधि हो रही थी। उसके बावजूद भविष्य में अभी देखते हुए
उत्तराखंड की सरकार का जो पूरा कार्यकाल है वह 23 मार्च 2022 तक है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अभी 6 महीने, इस साल भर से कम का समय बचा है। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी राज्य की कोई भी सीट रिक्त है तो वह 6 महीने से अधिक रिक्त नहीं होगी, उसके लिए चुनाव कराना होगा। लेकिन यह केस उसी शर्त में लागू होगी, उसी स्थिति में लागू होगी जब उस विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक रह गया हो, तब जो है 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगर एक अवधि से 1 वर्ष से कम अगर विधानसभा की कार्यकाल बचा है तो कोई जरूरी नहीं है कि 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करवाया जा। इस संभावना को देखते हुए वहां के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति का क्या प्रावधान है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 164 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मुख्यमंत्री सहित एक मंत्री परिषद होगी। तो इस मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जा सकता? मुख्यमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाले दल अथवा गठबंधन का नेता चुना गया हो। उसी व्यक्ति को राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अगर किसी विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है तो राज्यपाल राज्य के सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर सवाल में एग्जाम में पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है तो आप कभी भी 5 वर्ष नहीं लगाएंगे। उनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ये या तो जो है व्यवहार में तभी तक होता है जब तक सदस्यों का बहुमत हासिल रहता है विधानसभा में, तब तक ही उनका कार्यकाल होता है। इनको जो हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी विधानसभा में ला करके इनको पदमुक्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्य देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को सलाह और सहायता देते हैं। मंत्रिपरिषद के ये प्रमुख होते हैं। सदन के ये नेता होते हैं। ये जो है मंत्रिपरिषद के संबंधित सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचना देते हैं। मुख्यमंत्री ही सदन में सभी नीतियों की घोषणा करते हैं। विधानसभा को भंग करने की राज्यपाल को सिफारिश करते हैं और ये राज्यपाल को समय समय पर राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने और समाप्त करने संबंधी सलाह भी प्रदान करते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, है अमेरिका का बाल सैनिक रोकथाम अधिनियम 2008। यह क्या अधिनियम है, क्यों न्यूज में है? यह न्यूज में इसलिए है कि अभी अमेरिका ने 14 देशों के सहित पाकिस्तान को जो है बाल सैनिक रोकथाम अधिनियम के तहत एक सूची है, चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट, इसी सूची में शामिल कर दिया है। यह सूची क्या है, क्यों है दोस्तों, इसको देखते हैं। इस सूची में ऐसे देश को शामिल किया जाता है जो देश अपने यहाँ किसी गुट को असमर्थित करता है या अपने यहाँ बाल सैनिकों की भर्ती करता है। मतलब 18 साल से कम व्यक्तियों या बालकों को सैनिक में भर्ती करता है तो वह इस सूची में उसे शामिल कर लिया जाता है। सैनिक के रूप में वह प्रत्यक्ष रूप से भी शामिल हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, सीधे वो सैनिक भी हो सकता है, अन्यथा वो सहायक, कूली, संदेशवाहक, चिकित्सा गार्ड या सेक्स गुलाम के रूप में भी अगर शामिल किया जाता है तो उसे जो है बाल सैनिक या चाइल्ड सोल्जर कहा जाता है। इस सूची में शामिल करने के लिए इस सूची में पाकिस्तान के साथ साथ जो अन्य देशों को शामिल किया गया उसमें है तुर्की है, अफगानिस्तान, म्यांमार, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन को शामिल किया गया है।
इसमें शामिल करने के लिए जो स्रोत हैं, ये जानकारी वह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है। इसमें जो स्रोत हैं, या तो प्रत्यक्ष अवलोकन के अगर किसी को मिलता है तो भी किया जा सकता है शामिल। विभिन्न संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की अगर विश्वसनीय रिपोर्ट मिलती है, उस आधार पर भी शामिल किया जा सकता है। जिस देश को शामिल कर लिया गया इस सूची में, उससे क्या फायदा नुकसान होगा। अगर शामिल किसी देश को इस सूची में शामिल कर लिया जाता है तो उसे जो है उस सरकार को कुछ सुरक्षा सहायता और सैन्य उपकरण को के वाणिज्यिक लाइसेंस दिए जाने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। अगला टॉपिक है दोस्तों यूनिटी 22 मिशन। ये यूनिटी 22 मिशन क्या है, इसे जो है आप यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो के टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हैं। न्यूज में यह इसलिए है कि अमेरिका की एक प्रमुख कंपनी एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, इसने इसकी जो है बीएसएस यूनिट की अगली रॉकेट चालित यह परीक्षण उड़ान है यूनिटी 22 मिशन। इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। मिशन को जो है इस मिशन के तहत सवार चालक दल को सुदूर अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए भेजा जाएगा। यह जो है बीएसएस यूनिटी का 22वां मिशन होगा, जिसमें चालक दल के साथ अगर अंतरिक्ष में भेजने वाला ये चौथा अंतरिक्ष उड़ान होगी। इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है वह जो है अनुभव प्राप्त करना, मतलब कि स्पेस अंतरिक्ष का अनुभव प्राप्त करना और वाणिज्यिक सेवा को शुरू करने के लिए अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत के लिए इस मिशन का क्या महत्व है, इसलिए महत्व है कि भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री शिरीषा बांडला इस यूनिटी 22 मिशन के चालक दल का हिस्सा होंगी। यह तीसरी महिला होंगी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद जो भारतीय मूल की हैं और अंतरिक्ष में जाने वाली हैं। इससे पहले भारत के जो है राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में गए हुए थे रूस के सहयोग से। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा पूरा टॉपिक। दोस्तों आप YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी PDF भी प्राप्त कर लीजिए दोस्तों, और इसको डाउनलोड कर लीजिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जो है सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो भी बहुमूल्य और एक अच्छे जो है कंटेंट से, करंट अफेयर से परिचित होंगे, और वो जो है एग्जाम में अच्छा खासा रिजल्ट उनको भी मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।